हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोग यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। खासतौर से ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिन लोगों ने हमारी बुक ली है या लेने जा रहे हैं। तो उनको इस बुक के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा किस तरीके से पढ़ना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी एलोपैथिक फार्मेसिस्ट की बुक है जिसका पहला स्टॉक खत्म हो चुका है, दूसरा स्टॉक आ चुका है। तो जिस किसी को ऑर्डर करना है तो वो कर सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अगर बुक ले ली है या लेने जा रहे हैं तो किस तरीके से इस बुक को पढ़ना है। क्या एक महीने के अंदर इसको पढ़ा जा सकता है, क्या इससे एक महीने के अंदर तैयारी की जा सकती है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे किस तरीके से आपको बुक पढ़ना है, तो बुक का आपको पढ़ने का तरीका बताऊंगा। उसके बाद 30 दिन में बुक की पूरी तैयारी किस तरीके से होगी तो ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। और फाइनल कट ऑफ का टारगेट आपको कितना लेके चलना है, प्रिपरेशन इसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। तो आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलेंगे तो सारी चीजें आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुक पर ले चलता हूं। ये मेरे सामने बुक की पीडीएफ है, ठीक है। मेरे सामने बुक की पीडीएफ है, इससे मैं आपको और अच्छी तरीके से बता पाऊंगा, ठीक है। तो ये बुक का पेज आ जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ये टेबल ऑफ कंटेंट है। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक दिए हैं मैं आपको इसमें एक नजर ये भी दिखा देता हूँ। जिन लोगों ने बुक अभी तक नहीं देखी है तो वो इस चीज को समझ पाएंगे। सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस एलोपैथिक फार्मेसिस्ट का जो पुराना पेपर है 2019 का, वो पेपर दिया गया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड टर्मिनोलॉजी, यानी आप मान सकते हैं एक या दो क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका फार्मास्यूटिक्स, यानी कि जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, इन लोगों ने फार्मास्यूटिक नाम से दिया है। औषध विज्ञान, भैषज विज्ञान है। फार्माकोग्नोसी है। बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी है। ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी है। फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस है। फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी है। ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट है। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी है। और उसके बाद लास्ट में आपको देखने का मिल सकता है, लास्ट में अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं तो ये है 1200 इंपोर्टेंट एमसीक्यू, प्रैक्टिस एमसीक्यू। 1200 प्लस हैं, ज्यादा ही बैठेंगे, 12 लगभग 1500 के आसपास, 1300-1400 तो मान सकते हैं। ये एमसीक्यू आपको देखने को मिलने वाले। तो अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन लोगों ने कोर्स लिया है उसकी बात अलग है, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर अच्छी तरीके से तैयारी करते हैं तो और ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, इसकी जो थ्योरी है बुक की, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा देते हैं तो पूरी तरीके से मैं उनकी गारंटी लेता हूं कि उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा, कोई भी उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये चीज है कि पढ़ना जरूरी है। अब ऐसा भी नहीं कि आप बुक ले लें और पढ़े ना, तो उससे कोई फायदा नहीं निकलता है। तो चलिए अब मैं बुक के बारे में बताता हूँ किस तरीके से पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं ये सबसे पहले हमारे पास ये पेपर आ जाता है, यूपी ट्रिपल एस सी एलोपैथिक फार्मेसिस्ट एग्जाम 2019 का ये पेपर है, ठीक है। ये इसमें आंसर दिए गए हैं, तो जो आयोग की ओर से आंसर है वही इसमें आयोग लिए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है यहाँ से, जो मैं आपको छोटा सा टॉपिक बता रहा था, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट एंड टर्मिनोलॉजी। मान सकते हैं एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको मिलना ही मिलना है। जैसे कि अगर हम देखें प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड एब्रीविएशन, यानी प्रिस्क्रिप्शन में उपयोग होने वाले शॉर्टकट, जैसे कि आरएक्स का मतलब क्या है, क्या मतलब होता, फुल फॉर्म होती है प्रिस्क्रिप्शन, और इसका हिंदी मीनिंग क्या है, चिकित्सीय पर्ची, ठीक है। इसके बाद एसआईजी, सिग्ना, जिसका फुल फॉर्म होती है, और इसका मतलब क्या होता है, दवा लेने के निर्देश, ठीक है। इस तरीके की सारी चीजें हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। और टेबल के अकॉर्डिंग दिया गया है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये बस आपको टेबल के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा पहला टॉपिक। तो पहला टॉपिक है हमारा फार्मास्यूटिक्स, यानी कि आपका औषध विज्ञान या भैषज विज्ञान। वैसे तो ये जो टॉपिक के जो सिलेबस दिए गए हैं, जो सिलेबस में जो टॉपिक दिए गए हैं वो सब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, इसे फार्मास्यूटिक नाम से दिया है। तो अब आपको जो हमारी बुक में पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा जिससे एक बार में पेज आपको शो हो जाए। आई होप आपको सारी चीजें विजिबल होती होंगी, ठीक है। मेरे सामने ये टॉपिक है, थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ बस। अब मैं जब पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फार्मास्यूटिक्स को समझूंगा। फार्मास्यूटिक्स क्या है, तो अब इनमें आपको हेडिंग, मतलब हेडिंग नहीं, जो आपका हाईलाइटर है, हाईलाइटर लेके चलना है, उससे आपको पता करना है कि फार्मास्यूटिक फार्मेसी की क्या है, वो शाखा जिसमें औषधियों, ड्रग्स को विभिन्न दवा रूपों जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, मलहम की संयोजन तैयारी की जाती है। ये चीज आप यहाँ से एक लाइन में समझ पाएंगे। इसमें गुणवत्ता, क्वालिटी, स्थिरता, यानी कि जो स्टेबिलिटी है उसको भी चेक किया जाता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, तो इसके बारे में समझाया गया। अब यहाँ से जो हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट हो जाता है वो आता है आपका अम्ल, क्षार एवं बफर, एसिड एंड बेस एंड बफर। तो सबसे पहले क्या बताया हमने, अम्ल और क्षार की परिचय दिया है। अम्ल क्या है, तो अम्ल के बारे में बताया है। उसके बाद अम्ल हो गया, मतलब अम्ल के बाद हमने फिर अम्ल और क्षार के सिद्धांत हमने डिस्कस करें। तो इसमें छोटी सी चीज है, भी आपको मिस हो रहा है,
एक सेकेंड, ठीक है, इसमें ही हमने क्षार के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आप आएंगे तो देखेंगे अम्ल और क्षार के सिद्धांत। तो कौन कौन से सिद्धांत है, अब आपको इसमें थोड़ा सा एक एक पॉइंट करके समझना। एक आता है आर्यनीय सिद्धांत। अब इसके बारे में क्या क्या चीज ध्यान रखना है, देखिए 1884 में आया और इसका यूज किस तरीके से हुआ, इसने अम्ल की डेफिनेशन किस तरीके से दी, क्षार की किस तरीके की डेफिनेशन दी, एक पॉइंट खत्म हो गया, ठीक है। इसके बाद इसकी सीमाएं भी होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला आ जाता है, एक सेकेंड, उसके बाद आप देखते थे ब्रोस्टेड लोरी सिद्धांत इसी तरीके से। तो इसने अम्ल के बारे में क्या बताया और क्षार के बारे में क्या बताया। उसके बाद संयुग्मी अम्ल क्षार है। तो इन्हें क्या करना है, आपको बहुत ज्यादा डिटेल में चीजों को नहीं देखना। आप मतलब बुक में बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में लिखा है, आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो लोग नए लोग हैं, जिन लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा, पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद है इसके लाभ क्या है। फिर यहाँ से आप देखें लुईस सिद्धांत आ गया। लुईस सिद्धांत में लुईस अम्ल क्या है, लुईस क्षार क्या है, एक एक लाइन में बताया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर अम्ल क्षार का एक सारांश आपको बुक के में दिया गया है, यानी कि एक लाइन में आप इन्हें समझ सकते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, तो देख सकते हैं जैसे कि सिद्धांत है अरेनियस है, ब्रोस्टेड लोरी है, लुईस है। अम्ल को किस तरीके से डिफरेंशिएट किया है अरेनियस ने, ब्रोस्टेड लोरी ने किस तरीके से किया है और लुईस ने किस तरीके से किया है। मतलब जितनी चीज आपने पढ़ी है अभी तक, उसका निचोड़ आपको इस टेबल के माध्यम से मिल जाएगा, इसलिए आपको कोई भी दिक्कत कहीं भी नहीं आएगी, ठीक है। आई होप यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद हम देखेंगे पीएच स्केल की, पीएच स्केल स्टार्ट हो जाता है, पीएच स्केल। तो कुछ हमने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके पीएच स्केल के बारे में बताया है, नींबू का रस है, जठर रस है, टमाटर का रस है, ठीक है। फिर उसके बाद फार्मास्यूटिकल महात्मा, घुलनशीलता किस तरीके की है। अब इन्हें आपको एक एक पॉइंट, मतलब मेन पॉइंट को आपको हाईलाइट करते चलना है, बाकी सारी चीजों को इस तरीके से छोड़ देना। मतलब आप क्या करेंगे, जब आप इसे रिवीजन भी करेंगे तो आपकी डायरेक्ट नजर किस पे पड़ेगी, इसी पर पड़ेगी, ठीक है। बफर विलयन क्या है, बफर विलयन को समझ लेंगे, बफर विलयन के गुण है। तो अब इसे जो पढ़ने का जो तरीका है क्या है, जैसे कि बफर विलयन पढ़ना है, बफर विलयन के गुण आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है आदर्श विलयन बफर का क्या होना चाहिए, पीएच मान क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। बस आपने एक पॉइंट करा। लंबे समय तक रखने पर क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू में कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है। कोई चीज इसमें समझने जैसी दिक्कत नहीं है। तनुकरण मतलब जो पतला करने पर इसका पीएच मान लगो अपरिवर्तित रहे। तो सारी कहानी हमें इसमें दिख रही है पीएच से रिलेटेड, ठीक है, पीएच से रिलेटेड। अब अगली चीज आ जाती है एसिड और क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर पीएच में बहुत ज्यादा, मतलब आपका जो ज्यादातर पॉइंट है बफर विलयन के लिए क्या है, पीएच से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसलिए इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, मतलब इसमें भी आसानी से समझ पाएंगे। उसके बाद क्षारीय बफर है, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा जो टॉप, इसमें जो चीजें हैं, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला किस तरीके से है, ठीक है। रोगी की सुविधा के लिए किस तरीके से, मतलब ये जरूरी होता है कि पीएच वैल्यू अगर गड़बड़ा जाएगी तो उसमें मामला क्या होता है, बोरेट बफर के बारे में। अब यहां से आप देखेंगे हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेंट क्या, वो पदार्थ हैं जिनका उपयोग ऑक्सीजन संवेदी पदार्थों के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। यानी जो ऑक्सीजन के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो पदार्थ, तो वो क्या होते हैं आपके ऑक्सीडेंट, मतलब इन सब जो कह सकते हैं, इसमें दिया भी है कि ऑक्सीजन संवेदी पदार्थ क्या ऑक्सीकरण को रोकने के लिए किया जाता है। ये स्वयं क्या होते हैं, एक अपचायक होते हैं, ठीक है। एक एक पॉइंट को आप मतलब हाईलाइट करते चलेंगे, सारी चीजें आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद है आदर्श ऑक्सीडेंट के गुण क्या होना चाहिए। अब ये चीज बहुत आसानी से चीजों को आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। कम सांद्रता, आसानी से घुलनशील, आवश्यकता नॉन टॉक्सिक, गैर उत्तेजक यानी नॉन इरिटेंट, असंवेदन होना चाहिए। इसके उत्पाद में स्वाद, गंध, रंग, अब इन चीजों पर ध्यान रखेंगे। मतलब इनके अगर आप इन पे केवल इन पे ही हाईलाइट कर देंगे तो आसानी समझ पाएंगे क्या चीज कह रहा है, यानी जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आसानी से समझ पाएंगे। अन्न और फार्मास्यूटिकल उपयोगों का शारीरिक निष्क्रिय होना चाहिए, यानी शरीर पर किसी तरीके की रिएक्शन ना होना चाहिए। पीएच सीमा स्थिर होना चाहिए, पीएच सभी के लिए ध्यान रखेंगे। फिर एंटीऑक्सीडेंट का वर्गीकरण है, ठीक है। तो इसमें वर्गीकरण में आप देखेंगे क्या क्या चीज दी गई है, तो इसको आप समझ पाएंगे। तो इनमें सबसे पहले देख सकते हैं आंतरिक एंटीऑक्सीडेंट है, जो एंटी शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, कोई कोर्स नहीं लिया, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, तो इस बुक को भी ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ऑक्सीकरण रोधी खनिज हैं, इनके बारे में सारी चीजें दी गई हैं। मतलब एक एक पॉइंट को आपको करना, हाईलाइट करना। इतनी इजी लैंग्वेज में सारी चीजों को लिखा गया है जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है और बुक ले लिए तो उनके लिए सोने पे सुहागा हो चुका है, यानी उन्हें तो समझ तो एक एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर स्पष्ट रूप से नजर आती होगी, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है, ये भौतिक गुण है, इसके उपयोग हैं। इसी तरीके से सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है। अब यहां से हमारा दूसरा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट।
तो इसमें दिया गया है इसके बारे में, इनका वर्गीकरण है, एसिडिफाइंग एजेंट है, सैलाइन कैथोलिक्स है, मल त्याग में सहायता करने में, एसिडिफाइंग एजेंट है, ठीक है। तो इनके फॉर्मूले भी साथ साथ, अब देखिए फॉर्मूलों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पहले भी आया है और अब भी आएगा, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट जिस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला है, आपसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का पूछ लें तो ये ध्यान रखेंगे, इसका फॉर्मूला ये होता है। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट का तो ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि हाँ इसका थोड़ा सा लंबा होता है, ये चीज भी ध्यान रखते। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसका ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मेहनत तो करना पड़ेगी, आप ये सोचें कि बिना पढ़े सब कुछ मिल जाए, लेकिन मैंने ये तरीका बताया है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले इस टॉपिक की थ्योरी पढ़ना है। थ्योरी की भी किस तरीके से पढ़ना है, एक एक पॉइंट को नोट आउट करते चलना है, हाईलाइट करते चलना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से और भी टॉपिक आ जाते हैं हमारे। यहाँ से टॉपिकल एजेंट है, टॉपिकल एजेंट के बारे में देखा कि मतलब एक एक लाइन में समझने की कोशिश करें। अब ये सोचें कि आप पढ़ रहे हैं तो समझ लो पढ़ाई पर कंसंट्रेट हो, किसी और इधर फालतू बातों पर ध्यान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मैंने बीच बीच में आपको ये टेबल बना दी, जैसे टेबल में समझने में आसानी से, मतलब सब चीजों का निचोड़ आप टेबल के माध्यम से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से सारी चीजें कैलामाइन है और उसके बारे में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, फॉर्मूले सबके लिखे हुए हैं, फॉर्मूलों से एग्जाम में क्वेश्चन एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्रीम के बारे में है, लाभ और सीमाएं हैं, ठीक है, जेल है। यहाँ से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, रोगाणुरोधी और एस्ट्रीजेंस, यानी एंटी माइक्रोबियल्स एंड एस्ट्रीजेंस है, इसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको कुल मिला के हाईलाइट करते चलना है मेन पॉइंट को और समझते चलना है, ठीक है। जब आपका ये पूरा टॉपिक, फिर यहाँ देखें डेंटल प्रोडक्ट्स हैं। अब इसमें बहुत फालतू को देखिए, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बुक्स में क्या किया है, बहुत सारे फिगर्स इसमें ऐड कर दिए। आपको फिगर थोड़ी पूछ दिया, आपको मेन चीज समझ में आना चाहिए, फालतू में बुक को मोटा करा गया है, ठीक है, और बहुत ज्यादा शॉर्टकट चीजें बना दी। मैंने इतनी इजी लैंग्वेज में इसे करने की कोशिश की है जिससे किसी भी स्टूडेंट को, चाहे हाई लेवल का हो या लो लेवल का, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली। यहाँ से देखेंगे दंत उत्पादों का वर्गीकरण स्टार्ट हो जाता है, तो सफाई कारक है, दंत मंजन है, तो एक एक चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, मान सकते हैं, बहुत कठिन लैंग्वेज नहीं है। और हिंदी वाले स्टूडेंट है उनके लिए रामबाण है, ठीक है, हिंदी स्टूडेंट के लिए। इंग्लिश वालों के लिए तो चलो मान सकते हैं थोड़ी सी हिंदी में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू हैं 1200 से ज्यादा, उनमें उन्हें भी दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी दिखा देता हूं। तो ये मान लो ये टॉपिक आपने पूरी तरीके से पढ़ लिया, एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ लिया। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम कब तक पढ़ नहीं पाते, तो मान लो अगर आप लग के बैठे 2 से 3 घंटे के अंदर एक टॉपिक आप थ्योरी का खत्म कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, 2-3 घंटे में इस थ्योरी के टॉपिक को जब आपने पढ़ लिया है, फिर आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये हमारा ये टॉपिक चल रहा है अभी, और थोड़ी तेजी भी दिखाना, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल, और समझते भी चलना है, ठीक है। इसमें रिसेप्टर प्रतिस्पर्न नेक्लस कॉन के बारे में सभी चीजें दी गई हैं। कोई अब ये टेबल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन टेबल को आप एक नजर में पूरे टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हर कहीं आपको ये टेबल मिल जाएगी, टेबल से मान सकते हैं सारी चीजें रिवाइज एक बार में अच्छी तरीके से हो जाती है। एसिडिफाइंग एजेंट है, देखिए टेबल मैंने हर कहीं यूज करी है, जैसे कि नैदानिक बेस विज्ञान में एंटीडोट्स हैं, तो पैरासीटामोल है, तो इसके बारे में विशिष्ट एंटीडोट कौन से हैं, तो ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। इसके बाद यहाँ से रेडियोधर्मी, भैषज यौगिक और कंट्रास्ट मीडिया। देखिए मार्केट में जितनी किताबें चल रही मैंने सब देख रखी हैं कि इसमें क्या कंटेंट दिया है, फालतू की चीजें ज्यादा दी हैं और इस तरीके से दी हैं कि स्टूडेंट उलझ जाता है। बहुत ज्यादा चार्ट फ्लो भी देने से स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इसमें इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, आसानी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई भी कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। जब आप ये टॉपिक पढ़ लेंगे तब हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ, एक सेकेंड मूव करते हैं, यहाँ से देखें, ठीक है। यहाँ से हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, यानी हमने अब थ्योरी पढ़ ली है 2 से 3 घंटे में अच्छी तरीके से। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा, क्वेश्चन करने का तरीका आपका ये होना चाहिए, थोड़ा सा छोटा करूंगा। जब आप ये क्वेश्चन करें तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से एक पेपर रखेंगे, इस तरीके से, यानी इसके एक्सप्लेनेशन को ढकेंगे। आपने लुईस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल के रूप में व्यवहार करता है और इसमें विस्थापित होने वाला प्रोटॉन नहीं है। तो अब इसे अगर मान लो आप सही कर पा रहे हैं तो अच्छी चीज है, नहीं कर पा रहे हैं दिमाग पर जोर डालेंगे और फिर कोई ना कोई सा आंसर इसमें देखेंगे। फिर आप देखेंगे आखिर ये जो सी है, यानी कि एक सेकेंड, यानी कि इसका आंसर अगर सी है तो क्यों है,
तो लुईस अम्ल वे पदार्थ है इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करते हैं, BF3 में प्रोटॉन का स्टेप अपूर्ण होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं, जबकि H+ आयन नहीं देता है। ये चीज आपने पढ़ी और इसका एक्सप्लेनेशन भी देखा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत लग रही है, मतलब एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट आप जंप करेंगे उसी टॉपिक पर, ये टॉपिक में जहां पर लुईस सिद्धांत के बारे में दिया है। तो लुईस सिद्धांत को पूरी तरीके से, अच्छा एक चीज आपको और बताऊं, बहुत सारे लोग क्या है थ्योरी बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं, केवल क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो उन्हें भी मैं इस चीज की सलाह दूंगा। क्या करना है, आप अगर क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा, एक्सप्लेनेशन से आपकी समझ में नहीं आया, तो डायरेक्ट आप थ्योरी में जाएंगे इसी टॉपिक पर, ठीक है, वही कि वही आप इसे कवर करते चलेंगे। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन है, इसको भी इस तरीके से देखेंगे, इसे इस तरीके से देखेंगे कहां पर ये, और उससे पहली बात तो आपको एक्सप्लेनेशन से ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो डायरेक्ट क्या करेंगे, थ्योरी पर आपको जंप करना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम, किसी को कोई भी दिक्कत इन क्वेश्चन में नहीं आएगी, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखे हैं और हर तरह के क्वेश्चन है। ऐसा भी नहीं है कि आपको जो डायरेक्ट बेस्ड है वही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले, यहाँ देखेंगे आपको हर तरह के क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल आजकल पूछ रहा है। यहाँ से आप देखेंगे स्टेटमेंट वाले हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले। बाकी मैंने अपनी क्लास में जो पेड कोर्सेज में बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैचिंग बेस्ड हैं। यहाँ से देखें रिक्त स्थान वाले स्टार्ट हो जाते हैं, रिक्त स्थान वाले हैं। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से वो क्वेश्चन है जो आपको अरेंज करना होता है, सिस्टमेटिक ऑर्डर में लगाना होता है। तो ये सारे क्वेश्चन के टाइप है, ये आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी, बड़े बड़े पब्लिकेशन की देखी है, उन्होंने भी इस तरह के क्वेश्चन शामिल नहीं करे। उन्होंने 5वां ऑप्शन तो ले आए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन ये कैटेगरी है, इस तरह के क्वेश्चन शामिल नहीं किए। देखिए एलोपैथिक फॉर्म से एग्जाम हो रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। होम्योपैथिक हुआ था तो उसमें भी क्वेश्चन इस तरीके के आए थे, ठीक है। तो इस तरीके से अभिकथन और कारण वाले हैं, इनको भी आपको करके जाना है। तो हमारी बुक में ये पूरी तरीके से ये कंबाइन सारी चीजें मिल जाएंगी। मैंने आपको बताया है, अगर आप केवल थ्योरी पढ़ लें तो एक्सप्लेनेशन देखें और किताब उस तरीके से पेपर रख दें, सफेद पेपर रख दें, कुछ भी रख दें, और फिर उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। ऐसा ना करें क्वेश्चन देखा तुरंत लगाया टिक, आगे बढ़ते चले, फिर आगे करा, इस तरीके से आपको नहीं कर रहा है, ठीक है। कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। तो मान सकते हैं अगर 1 महीना भी एग्जाम का रह जाएगा तब भी आप बुक से पढ़ेंगे, आपका काम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। मतलब इसलिए लगा रहा हूं कि अगर आप बुक ले लें और पढ़ेगी ना, फिर बाद में कहेंगे सर आपकी बुक से कुछ नहीं आया। आपको बुक अच्छी तरीके से पढ़ना है तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका सिलेक्शन आसानी के साथ हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी अगर आप चाहें, जिन लोगों के पास बुक है, मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके से पढ़ना है। पहले आपको थ्योरी पढ़ना है 2 से 3 घंटे अच्छी तरीके से, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, मतलब जो थ्योरी पढ़ेंगे एक एक चीज को पढ़ते। और हाँ, एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अपने पास पेन कॉपी लेकर बैठेंगे, पेन कॉपी से जो पॉइंट समझ में आ रहा है उसे नोट आउट कर लिया या अपने शॉर्ट लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है। बुक का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल मेहनत ना करें, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ से आप कर सकते हैं आसानी के साथ और आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। एक ही बुक सफिशिएंट है आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपकी मान सकते हैं काफी मोटी बुक है, बहुत मतलब मोटी का मतलब यह है कि इसमें जो है 500 पेज आसपास हैं, 488 पेज हैं। मैंने देखा है 800-900 पेज की बुक आप नहीं पढ़ पाएंगे, और इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दी फालतू के जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आए तो बुक घुसा दिए। तो इसको आप परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास है, तो मैंने आपको तरीका बता दिया किस तरीके से आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हुई होगी। चलिए अब हम अगले अपने पॉइंट पर आते हैं। तो मैंने आपको बुक के बारे में बता दिया। अगला पॉइंट है, तो मैंने बता दिया बुक किस तरीके से पढ़ना है। अब बात करें इसे परचेज कैसे करना है। अगर जिसके पास नहीं है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके स्पीड पोस्ट के माध्यम से ये बुक आपके पास पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा स्टॉक इसका आ चुका है, आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं। कितने की बुक है, काफी मोटी बुक है, इसका वजन लगभग 1200 ग्राम के आसपास है। तो ये 599 में आपको मिलने वाली है, ठीक है। इसमें डिलीवरी चार्ज आपका शामिल रहेगा, कोई भी डिलीवरी चार्ज आपको किसी को भी नहीं देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट का माध्यम से जाएगी। और आपका पेमेंट कैसा होगा, प्रीपेड, यानी कि पहले पेमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा। देखिए टीचिंग में इस तरीके की खुरापात कोई नहीं करता, जो कर रहा है वो सबसे बड़ा कह सकते हैं, बहुत उसके लिए गलत शब्द यूज कर सकते हैं कि किसी के साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि सबसे ज्यादा गरीब गुरबा मान सकते कौन होते हैं, स्टूडेंट लोग होते हैं, सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, बेरोजगार होते हैं, उनके पास पैसा वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में कोई इस तरीके का फ्रॉड करता है तो गलत चीज है। और हमसे तो आप माने ही ना कि हम इस तरीके की हरकत को करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम काफी 4-5 साल हो गए हमें पढ़ाते हुए, हमने आज तक किसी के साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करा है। लगभग 5-6 हजार बुक हमारे पास से जा चुकी हैं, अभी तक किसी ने ये शिकायत नहीं करी कि सर हमारी बुक नहीं पहुंची है। लौट कर अगर उनकी गलती से आ भी गई है तो दोबारा ऑर्डर हमने लगाई है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अगली चीज है फाइनल कट ऑफ का टारगेट आपको कितना लेके चलना है। तो अगर आप 55 से 60 का टारगेट बनाते हैं, जनरल कैटेगरी में है,
तो आप पूरी तरीके से सेफ माने जाएंगे। ठीक है, यही आप टारगेट बना के चलें। अब एलोपैथिक है यानी कि फार्मेसी से आपको अच्छे मार्क्स लाना ही लाना है, बाकी यूपीजी के और कंप्यूटर से भी अच्छी तरीके से करना है। तो आप चाहें तो ये 2 बुक है हमारी, यूपीजी के और कंप्यूटर की, ये दोनों बुक इनको ले सकते हैं। इसमें भी नए पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है, और जो मैंने इसकी क्वेश्चन कराए हैं आप उनको देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी मैंने इनके क्वेश्चन कराए हैं, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, और यूपी ट्रिपल एस इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता भी है। ठीक है, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी अगर जिन लोगों को लगता है कि बुक से समझ में नहीं आता है, तो आप चाहें तो हमारा बैच परचेस कर सकते हैं। बैच को पूरा कंप्लीट करा दिया है, पूरा कोर्स करा दिया आपका फार्मेसी का, तो आप आसानी से सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये चलता होगा कि इतना कम टाइम है, टाइम कम नहीं है, फिलहाल 50 दिन है लगभग आपके आसपास, 50 मान सकते हैं। ठीक है, तो 50 दिन में क्या कंप्लीट कर सकते हैं इस कोर्स को? जी बिल्कुल करा जा सकता है। लगभग आपकी क्लास हुई है 65 के आसपास क्लासेस हैं। अगर आप एक दिन में 3 क्लास भी निपटाएंगे, ठीक है, 3 क्लास भी आपको निपटाएंगे, तब भी आप मान सकते हैं 20 से 25 दिन में, 20 दिन मान लें, 20 दिन में क्या कर सकते हैं आप कोर्स को खत्म कर सकते हैं। अब जब कोर्स खत्म कर लेंगे तो आप मान सकते हैं कि आप अगर किताब से पढ़ें या पीडीएफ से पढ़ें, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये कोर्स हमने इसकी फीस नहीं बढ़ाई है, पहले सोच रहे थे 1249 कर देंगे, लेकिन नहीं करेंगे, 749 में आपको ये मिलने वाला है। ठीक है, ये इस नंबर पर आप जानकारी ले सकते हैं अगर कोई जानकारी लेना है, कोई डाउट लग रहा है। बाकी सारा कोर्स हमने कंप्लीट करा दिया है, रिकॉर्ड तोड़, मतलब सबसे जल्दी हमने और फुल सिलेबस कराया, ऐसा भी नहीं कोई चीज छोड़ी है। ठीक है, तो बाकी ये बुक्स हैं, बुक्स के बारे में जानकारी लेना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।